हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हमारा चैप्टर है यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमारा टॉपिक चल रहा है। आज थोड़ा सा बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन को। उससे पहले हमें समझना है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ा है। ये है रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको रेप्लिकेशन देखो क्लियर हो जाना चाहिए, रेप्लिकेशन में कोई आपको डाउट नहीं रहने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलो ट्रांसक्रिप्शन पे आ जाओ। ट्रांसक्रिप्शन में जो हमने बात की है वो यहाँ पर हमने देखा है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उन्हें एक बार आप देखिए, क्या क्या टर्म्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है उसमें से टेम्पलेट कौन होता है। तो टेम्पलेट के लिए हमने कहा अगर 3 डेशेंट पे प्रमोटर सीक्वेंस है और 5 डेशेंट पे टर्मिनेटर सीक्वेंस है तो वो हमारा टेम्पलेट होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे जो स्ट्रैंड है उनके नाम थोड़ा आप याद रख लेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस आ गया, टर्मिनेटर सीक्वेंस आ गया है। प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है तो यहाँ पर हमने सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के बारे में भी बात की थी। इसी के साथ हमने यहाँ पे सिस्टोन की भी बात की थी कि जो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो यहाँ पे उनके जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि पॉलीसिस्टोनिक जीन जो है, ये टर्म आप याद रखना। अब आते हैं यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में। हमने कहा यूकैरियोट्स में जो फॉर्मेशन होता है आरएनए का, अच्छा यहाँ पे पॉलीमरेज एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलीमरेज होंगे जो डिफरेंट टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि पॉलीमरेज फर्स्ट करता है आरएनए का फॉर्मेशन, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी हम कहते हैं। पॉलीमरेज सेकंड करेगा एमआरएनए का फॉर्मेशन, जिसे मैसेंजर आरएनए हम कहते हैं। और पॉलीमरेज थर्ड करेगा टीआरएनए का फॉर्मेशन, जिसे ट्रांसपोर्ट आरएनए भी कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब देखो आरएनए जो है हमारे पास 3 टाइप का आता है, 28S आरएनए, 18S आरएनए एंड 5.8S आरएनए। जो एमआरएनए है इसका जो फॉर्मेशन है अपने का वो इनडायरेक्ट होता है। पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एचएनआरएनए में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, तब जाकर के एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। वही टीआरएनए 2 टाइप का होता है, एसएनआरएनए और एसआरएनए की हमने बात की है, ठीक है। एसएनआरएनए जो होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो होगा। क्लियर है, ये बात हो गई है। अब आगे आ जाओ। तो हमने बात क्या की है, देखो हमने कहा कि किसी जीन से क्या बन रहा है, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। इस स्ट्रक्चरल जीन से क्या होगा, यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ जीन को हमने देखा है, आगे के पार्ट्स हमने नहीं देखे हैं। यहाँ पर हमने सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के बारे में भी बात नहीं की है। अच्छा, इससे पहले एक चीज ध्यान देना, ये तो हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं। जो टीआरएनए और आरआरएनए है उसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सिंपल है। पॉलीमरेज फर्स्ट अगर एंटर होता है प्रमोटर रीजन में तो यहाँ पे आरआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और पॉलीमरेज थर्ड अगर एंटर होता है प्रमोटर रीजन में तो टीआरएनए का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही आपने कहा कि ये टर्मिनेटर रीजन में जाएंगे, टर्मिनेटर सीक्वेंस तक पहुंचेंगे, तो खुद ब खुद यहाँ पर जो फॉर्मेशन है आरएनए का वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर हमने नहीं पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो हमने कहा एमआरएनए इनडायरेक्टली बनेगा, जिसमें जीन जो हमारा है, जीन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आरएनए है ये एचएनआरएनए होता है। एचएनआरएनए में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आरएनए है वो प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो ये पूरा सेगमेंट प्रोटीन नहीं बना रहा है, कुछ सेगमेंट बना रहा है, फिर कुछ सेगमेंट नहीं बना रहा है, फिर कुछ बना रहा है, फिर कुछ नहीं बना रहा है, फिर कुछ बना रहा है। ऐसे आपने कहा कि यहाँ पे एक कंप्लीट जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन नहीं है। प्रोटीन जो है वो सेगमेंट में बन रही है। अब इसको आप अलग अलग प्रोटीन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट प्रोटीन है फॉर एग्जाम्पल, ये सेकंड प्रोटीन है, ये थर्ड प्रोटीन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ये एक ही प्रोटीन है और इस प्रोटीन को एक सिंगल प्रोटीन की फॉर्म में बनना चाहिए था, लेकिन ये जो प्रोटीन है ये सेगमेंट में बन रही है। तो प्रोटीन कंप्लीट फॉर्मेशन प्रोटीन का तब होगा जब ये एक सिंगल प्रोटीन बनेगी, ना कि सेगमेंट में आएगी।
अच्छा, जिस सेगमेंट से यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो एक्सॉन होगा, ठीक है, और जिस सेगमेंट से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा वो इंट्रॉन होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने एक्सॉन में एरो किया है कि प्रोटीन बना है, अगेन एक्सॉन में एरो किया है कि प्रोटीन बना है, अगेन एक्सॉन में एरो किया कि प्रोटीन बना है। जो इंट्रॉन होते हैं यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहीं पर एक और चीज क्लियर कर देनी है कि जितना पोर्शन, जैसे इस आरएनए में ये वाला इतना जो पोर्शन है वो एक्सॉन का है, ठीक है, इसमें जो पोर्शन है वो एक्सॉन का है। तो ये जो हमारे पास आता है ये वाला पोर्शन किसका, जीन का, ये वाला पोर्शन इसको भी हम एक्सॉन कहेंगे, इस वाले पोर्शन को भी हम एक्सॉन कहेंगे, एंड इस वाले पोर्शन को भी हम एक्सॉन कहेंगे। ये जो हमारे रेस्ट रह जाते हैं ये हमारे इंट्रॉन ही कहलाते हैं। तो ये जो फीचर है ये हमारे जीन में और हमारे आरएनए दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। इंट्रॉन भी बना देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज, ठीक है। चलो, अब ये हो क्या है, अब हमने कहा था कि एचएनआरएनए एमआरएनए में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे मॉडिफाई होता है, उसमें कुछ स्टेप्स हमारे आते हैं। सबसे पहले हमने कैपिंग की बात की है। कैपिंग में हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारा आरएनए है, कौन सा आरएनए, एचएनआरएनए है, उसके एक साइड पे यहाँ पर एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ऐड होता है, इसका नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर हमने बात की थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जब यहाँ पर ये जो देखो ये पेंटोस शुगर है, इससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, यहाँ पे ग्वानोसिन जुड़ा है, ठीक है, ग्वानिन जुड़ा है, ग्वानोसिन तो बाद में उसका नाम होता है, ग्वानिन जुड़ा है। तो जब ग्वानिन इससे जुड़ जाते हैं तो ग्वानोसिन इसको कहते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट के 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ट्राई फॉस्फेट हो गया है। अब जो यहाँ पे ग्वानिन है उससे मेथाइल ग्रुप जुड़ जाते तो इसका नाम है मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है यहाँ पर आगे से लग जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम देंगे, इसको कहते हैं कैपिंग, ठीक है, ये होगी कैपिंग। नेक्स्ट आती है टेलिंग। कैपिंग का मतलब होता है कि पहले यहाँ पर इस वाले हेड वाले पोर्शन पे जुड़ता है, टेलिंग का मतलब होता है कि टेल वाले पोर्शन पे भी कुछ जुड़ेगा, उसको हम कहते हैं एडिनाइलेट, यानी कि पेंटोस शुगर से एडिनिन जुड़ा होगा और वहां पर क्या है, एडिनाइलेट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं टेलिंग। अब हमारे पास आता है स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, अभी तक हमने बात की, देखो ये जो कैप है और ये जो टेल है ये तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन के जो सेगमेंट है वो कुछ ऐसा कर्व सा बनाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं, कर्व बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एसएनआरएनए, कौन सा एसएनआरएनए, यहाँ पर ये एसएनआरएनए आएगा, और एसएनआरएनए जो होता है वो इन इंट्रॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये एसएनआरएनए जो है वो इसके साथ ऐसे क्या कर लेता है, बाइंड कर जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, विजिबल है या डार्क से लिखें, कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, ये इसका नाम लिख लेते हैं, ये है एसएनआरएनए। अब देखो यहाँ पर ये वाले जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एसएनआरएनए और ये हमारे पास क्या आता है, इंट्रॉन आता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी होती हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसा ये भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो समझ रहे हो। तो इंट्रॉन प्लस एसएनआरएनए प्लस सम प्रोटीन, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये अच्छा बाहर से नहीं बनाते वरना आपको लगेगा ये एक और लेयर है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है इसको स्प्लाइसोसोम कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, स्प्लाइसियोसोम कहेंगे। क्या क्या होता है स्प्लाइसियोसोम में प्रेजेंट, आपने कहा यहाँ पर होता है एसएनआरएनए और इंट्रॉन और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं, क्लियर है। अब स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं, ये खुद ही, ये जो स्प्लाइसोसोम है, ये जो एसएनआरएनए है, ये खुद ही यहाँ पे खुद को क्या कर लेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे ऐसे,
देखो यहाँ से खुद को क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिमूव कर लेंगे यहाँ से, और जब ये खुद को रिमूव करते हैं, जब ये खुद को रिमूव करते हैं तो फाइनली जो हमारे एक्सॉन होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। तो अब हमें फाइनल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसे मिलेगा। और ये हमारा क्या आ गया है, mRNA आ गया है। ठीक है, ये हमारा फाइनली mRNA आ गया है, यानी कि ये खुद को अलग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएंगे और ये आपस में यहाँ पे जुड़ करके mRNA का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे tRNA, rRNA और mRNA का फॉर्मेशन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोडिंग। उससे पहले ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उनको आपको रिवाइज कर लेना है। देखो नोट नहीं करना है, नोट तो पहले भी आपने किया होगा। ठीक है, नोट तो हमने पहले भी किया, नोट्स आपने बनाए हैं। आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है कि क्या यहाँ पर आपको कौन से जो पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आए हैं, ये चीजें आपको समझनी है। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो अब यहाँ पे जो प्रोटीन है वो सेगमेंट में बनी है ना। जैसे कि हमने कहा जो प्रोटीन थी वो सेगमेंट में बनी थी, कुछ ऐसे। बाकी इसमें जो टेल है, अच्छा हाँ, टेल और कैप जो है वो आप भूलेंगे नहीं, ये आपको लगानी है। कुछ ऐसे बना है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि एक सिंगल प्रोटीन है ये mRNA, एक सिंगल क्या है यहाँ पर, ये क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोटीन को बनाएगा ये mRNA। ऐसे नहीं होगा कि ये अलग अलग प्रोटीन को बनाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग क्या है यहाँ पे सेक्शन है। तो अगर हम बात करें, हमने बात की थी यहाँ पर जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे थे, ये पॉलीसिस्टोनिक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो यूकैरियोट्स होंगे उनमें जो जीन है वो क्या होगा, हमने कहा मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर जो जीन है वो कैसा है, मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, इस mRNA से आपने कहा एक सिंगल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब हम कोडिंग को यहाँ पे करेंगे। चलो ये एक बार नोट कर दो आप, जो मोनोसिस्टोनिक टर्म है उसको आप नोट कर लेंगे। स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसिस दो में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इंट्रॉन। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोडिंग के बारे में। कोडिंग का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने ये समझा है कि mRNA हमारे पास आएगा, ये mRNA आ गया है और mRNA पे लगे हुए हैं सीक्वेंस, किसके लिए, फॉर अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर अच्छा अमाइनो एसिड्स के लिए सीक्वेंस लगे होते, तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड की नीड हमें होती है, हमें नीड है 20 अमाइनो एसिड की। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स की हमें क्या होती है, नीड होती है। इन अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे सीक्वेंस लगे होते हैं। अब tRNA आता है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, और ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है उनको ऐसे लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे rRNA का जो रोल है वो क्या होता है, वो यहाँ पर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ऐसे ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है एंड फाइनली एक प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ये अमाइनो एसिड जो है ये कैसे कोड कर, ये अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हमने पढ़ा था कोडिंग, हमारे जो यहाँ पे हेडिंग का नाम है दैट इज कोडिंग। एक बार आप लोग रिकॉल कीजिए कोडिंग के बारे में क्या समझते हैं, कितने कोडॉन आपने पढ़े थे। चलिए, तो टॉपिक हमारा है जेनेटिक कोड। अच्छा ये ध्यान रखना है कितने अमाइनो एसिड हमें चाहिए, 20 अमाइनो एसिड हमें चाहिए। जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड जो होंगे उसके लिए क्या लगे होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड है वही कोड करते हैं यहाँ पर, किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। अच्छा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना है, 20 है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना होगा, 20 होगा, यानी कि हमें 20 अमाइनो एसिड की नीड होती है।
अब ये जो 20 अमाइनो एसिड के लिए जो कोड यहाँ पर होंगे वो कौन बनाएंगे, ये जो कोड यहाँ पर बनते हैं वो बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो कितने टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड को मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, देखो पेंटोज शुगर और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो सेम ही रहता है, चेंज क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे चेंज होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड हमारे पास आएंगे, आपने कहा एक तो जिसमें एडेनिन जुड़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने कहा ग्वानिन जुड़ा होगा, जिसमें साइटोसिन जुड़ा होगा, और जिसमें क्या जुड़ा होगा, थाइमिन या यूरोसिल, किसकी बात चल रही है। अच्छा, ये कोड जो लगे होंगे, ये जो कोड लगे होंगे या जो न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे ये किस पे लगे होते हैं, हमने कहा mRNA पे लगे होते हैं। इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यूरेसिल, ठीक है। अब यूरेसिल ये क्या है, ये जुड़ा होगा पेंटोज शुगर से, ये भी जुड़ा होगा पेंटोज शुगर से, ये जुड़ा होगा पेंटोज शुगर से, एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। और पेंटोज शुगर जो है पेंटोज शुगर है, ठीक है। ये अच्छा, पेंटोज शुगर की बजाय हम शुगर लिखते हैं, और शुगर पे लगा होगा क्या, फॉस्फेट ग्रुप, यही तो न्यूक्लियोटाइड है, यही तो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो हम ये पीछे वाला नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो आपकी बैकबोन है ये तो सेम ही होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की जो बैकबोन है। अब देखो, हमने कहा कि अगर यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है, एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं ये सिर्फ 4 अमीनो एसिड के लिए कोड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अभी नाम से नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले जब हम इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो आपने कहा कि अगर 4 अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या करेंगे, कोड करेंगे एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड किसी सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो आपने कहा कि यहाँ पर तो सिर्फ 4 अमाइनो एसिड के लिए ही कोड हो पा रहा है, तो बाकी के जो रेस्ट हमारे पास 16 अमाइनो एसिड है उनका क्या। तो यहाँ पर किया गया कि अगर यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियोटाइड अगर साथ में आ जाए, तो अगर हमने कहा यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो फिर क्या होगा, 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, देखो 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है जैसे कि यहाँ पे एडेनिन एडेनिन है, या एडेनिन ग्वानिन है, या एडेनिन साइटोसिन है, या एडेनिन यूरेसिल है, ठीक है। अब 2 का मतलब हमने कहा कि हम पेयर में ले रहे हैं, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से कितने बने हैं, यहाँ पे 4 हमारे पास कोड बन गए हैं, तो 4 से कितने बनेंगे, यहाँ पे 16 बनेंगे। मैं सबका नहीं लिख रही हूँ, देखो सिंपल है ये तो, देखो बेसिक सी चीज है और हम ये रिवाइज भी कर रहे हैं। अब आप करेंगे, देखो जैसे ग्वानिन का, तो आपने कहा जैसे ग्वानिन एंड एडोसिन है, ग्वानिन ग्वानिन है, ग्वानिन साइटोसिन है, ग्वानिन यूरेसिल है। ऐसे ही आप किसके लिए करेंगे, यूरेसिल के लिए, यूरेसिल है एडेनिन है, यूरेसिल है ग्वानिन है, यूरेसिल है यूरेसिल है, यूरेसिल है साइटोसिन है। ऐसे ही आप साइटोसिन के लिए, साइटोसिन है एडेनिन है, साइटोसिन है ग्वानिन है, साइटोसिन है साइटोसिन है, साइटोसिन है एंड यूरेसिल है। तो कितने हो गए, ये टोटल 16 हो गए हमारे पास। अब हमने कहा कि हमारे पास कितने हो गए हैं, जो 16 न्यूक्लियोटाइड हैं वो आ गए हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, लेकिन फिर भी अभी जो हमारे 4 अमाइनो एसिड रह जाते हैं फिर उनका क्या। तो देखो हमने कहा ये भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, मैं ये हटा रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल रखूंगी, ठीक है। अगर क्या होगा, क्या हो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में आ गए तो, अब बताओ, ये खुद करो, जल्दी से बताओ। 3 न्यूक्लियोटाइड अगर हम साथ में आ गए और 3 न्यूक्लियोटाइड अगर कोड कर रहे हैं तो हमारे पास कितने यहाँ पर कोड बनेंगे, ठीक है। क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, एक बार देखो। अच्छा, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। वहां पर अगर 3 न्यूक्लियोटाइड साथ में आते तो कितने बनेंगे, एक बार आप लोग देखिए। देखो, अब अगर आपने यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड को लिया है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि AUG है, जैसे कि AUC है, जैसे कि AA यहाँ पर आता है। ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड को लेकर के आप यहाँ पर कोड देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 64,
कितने कोड हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं? 64 कोड आए हैं। अब देखो, पहले में आए थे 4 कोड, ठीक है। अगर हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए अगर कोड कर रहा है तो 4 आए थे। आपने कहा अगर 2 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं अमाइनो एसिड के लिए, तो 16 कोड हमारे पास आए थे। और अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड को लेते हैं तो हमारे पास 64 कोड यहाँ पर आ गए हैं। अब अमाइनो एसिड है 20 और कोड है यहाँ पे 64। तो देखो वैलिड यही है जिसमें आपने कहा 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। तो आपने कहा कि तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 64 कोड हैं जो 20 अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोड कर रहे हैं? सिंपल सी चीज है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे 2 या 3 या 4 कोड यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल भी आएंगे वो भी लेंगे। जैसे कि हमने बोला AUG एक प्रोटीन है A, इसके लिए कोड करता है। फिर हमने बोला AUC, ये जो कोड है ये भी इसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, इसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। हमने कहा AAA ये भी इसी अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर कोड करता है, इसका नाम A है, ठीक है। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? A है। तो हमने कहा इस अमाइनो एसिड जिसका नाम A है, इसके लिए यहाँ पे 3 कोड है यहाँ पे, ठीक है, 3 कोड है। ऐसे ही किसी के लिए 4 कोड होते हैं, किसी के लिए 2 ही कोड होते हैं, किसी के लिए 1 ही कोड होता है। और ऐसे करके टोटल जो हमारे 64 कोड हैं वो 20 अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोड करते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोड का मतलब समझ रहे हो? देखो अगर हम यहाँ पे क्या बनाएं, mRNA बनाएं, हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पर बनाते हैं ये, ठीक है। ये हमारा क्या है? mRNA है। इस पे जो कोड लगे हैं वो कैसे हैं? जैसे AUG, AUC, AAA, कुछ ऐसे हमारे पास क्या लगे हुए हैं यहाँ पे। हमने क्या बोला? मैसेंजर RNA में क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा, किसके लिए? हमने कहा अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर, अच्छा अभी तो ये सेम, अच्छा ये एग्जाम्पल अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये ऐसा रिलेट मत करना कि AUG है जो किसी प्रोटीन जो किसी अमाइनो एसिड A के लिए कोड करता है। अमाइनो एसिड का नाम A नहीं होता है, वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है और ये किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। ये होते हैं कोड। तो जो tRNA है जो यहाँ पर सीक्वेंस को रीड करता है, वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रीड नहीं करता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? यहाँ पर क्या बनाएंगे? कोड बनाएंगे। तो जब tRNA इसे रीड करेगा AUG को, तो अब इसे समझ में आ गया है कि ये किस अमाइनो एसिड का कोड होगा। फिर ये AUC को रीड करेगा, इसे समझ आ गया कि ये किस प्रोटीन का कोड है। ये AAA को यहाँ पे रीड करेगा, इसे समझ आ जाएगा कि किस अमाइनो एसिड के लिए कोड है। सेम अमाइनो एसिड को वो क्या करेगा? यहाँ पर लेकर के आता है, ऐसे जैसे अमाइनो एसिड ऊपर से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि ये हो सकता है कि सेम एग्जांपल ले लेते हैं इसको। अब हमने कहा ये जो तीनों हमारे कोड हैं ये एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड के लिए, मैं बार बार प्रोटीन बोल रही हूँ, अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये जो तीनों कोड हैं वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं जिसका नाम है A। तो यहाँ पर जो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड है वो A आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी A आएगी, यहाँ पर भी A आएगी, यहाँ पर भी A आएगी। समझ रहे हो चीजों को कि कैसे 64 कोड जो है वो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। हमने कहा कि जैसे ये सीक्वेंस लगा है, अब इस सीक्वेंस का मतलब है कि 3 बार ये सेम अमाइनो एसिड रिपीट होगा, ठीक है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। हमने कहा कि इसका मतलब है कि 3 बार ये अमाइनो एसिड क्या होगा? रिपीट होगा। तो AUG है तो भी प्रोटीन, तो भी अमाइनो एसिड A आएगा। यहाँ पे अमाइनो एसिड की जगह प्रोटीन निकल रहा है, आप क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने कहा जैसे AUG है तो वो भी अमाइनो एसिड A के लिए कोड कर रहा है, AUC है वो भी अमाइनो एसिड A के लिए कोड कर रहा है, AAA है ये भी अमाइनो एसिड A के लिए कोड कर रहा है। तो ऐसे ही किसी सिंगल अमाइनो एसिड के लिए 4 कोड हो सकते हैं, 2 कोड हो सकते हैं और एक सिंगल कोड भी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? इसको एक बार रिवाइज कर लो। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे, ल्यूसीन एंड सेरिन। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं 2, एक है ल्यूसीन, ठीक है, और एक है सेरिन। ठीक है, ये अमाइनो एसिड के नाम है। हमें देखना है कि इनके लिए जो कोड है वो कितने कितने यहाँ पे कोड हमारे पास आते हैं। तो ल्यूसीन के लिए हम कहते हैं,
तो UUA जो है वो भी ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा एंड UUG जो है वो भी ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा। तो हमने कहा ल्यूसीन के लिए क्या है, 2 कोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलो सेरीन के जो है, सेरीन के हमारे पास यहाँ पर जो कोड आते हैं वो देखो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सेरीन के हमारे पास कितने कोडॉन आते हैं, 4 यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया है, देखा है एग्जाम्पल कैसे कैसे जो 64 कोड हमारे हैं वो कोड करते, 64 जो कोड हैं वो यहाँ पर कोड करेंगे किसके लिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में थोड़ा सा जो यहाँ पर वर्ड्स है हमारे पास, जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे पहले आपने पढ़ा हुआ है और आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे तो अब चीज़ें आप जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगी। अब आपको करना ये कि एक बार ट्रांसलेशन जो है वो घर से आप करके लेकर के आएंगे। आपने यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, ट्रांसलेशन भी आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है कि कैसे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अब हमें सिंपली ये करना है कि जो तीनों हमारे अमाइनो एसिड हैं वो वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन जो है वो आपके होमवर्क में आप लोग नोट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।